नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फूड ईवीएस का टॉपिक केवीएस पीआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका तीसरा लेक्चर आप लोगों के सामने है। पिछले दो लेक्चर अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद रहे होंगे। जस्ट वहीं से चीज़ों को लेकर आगे शुरू करते हैं। ईवीएस के हम लोग इतने क्वेश्चन कर लेंगे इन 6 टॉपिक्स के कि आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था कि वो अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे थे, मॉक अटैम्प्ट कर रहे थे केवीएस के लिए। तो उसमें वाटर सेक्शन से जो हमने किया था, बोला वाटर सेक्शन का ये भी क्वेश्चन उस मॉक से आपके ईवीएस के इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आया। बस इतनी सी चीज़ें होती रहेंगी, तो आपको बस यकीन करना पड़ेगा कि इसी प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम उन स्तरों को बिल्कुल लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं जिस स्तर के क्वेश्चन के लिए केवीएस ने कहा हुआ है। तो चलिए, जहाँ पे दो लेक्चर्स में हम लोगों ने चीज़ें की थी उससे आगे जस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, हल्का सा लिखूंगा और फिर उस पर डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन क्या है, प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक जो है ना, ये फूड में से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, है ना। हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण, है ना, शायद परिलक्षण बोलते हैं, लेकिन प्रिजर्वेशन हिंदी वाले बच्चे भी समझते होंगे। प्रिजर्व करना किसी चीज़ को लंबे समय तक के लिए, या खराब होने से बचा लेना, या किसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ये होता है प्रिजर्वेशन। आप लोगों ने सुना होगा ना कि इंडिया से काली मिर्च का बहुत व्यापार करते थे अंग्रेज, मतलब पुर्तगाली या जो भी आए तो काली मिर्च लेके गए थे। क्यों लेके थे? बिकॉज ब्लैक पेपर जो है वो मीट को प्रिजर्व करने के काम आता है ना। तो यूरोप में उसकी बहुत डिमांड थी ब्लैक पेपर की, इसीलिए बिकॉज वो मीट के प्रिजर्वेशन के लिए काम आता था। क्योंकि लोग सर्दियों में जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है तो वहाँ पे जो मीट को प्रिजर्व करके रखते थे, जिसमें खास तौर से ब्लैक पेपर का वो लोग यूज़ करते थे। तो प्रिजर्व करने की चीज़ों का हम लोग बचपन से देखते हुए चीज़ें आ रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अचार आप लोग खाते हैं किसी चीज़ का, मुरब्बा खा रहे हैं, वो एक प्रकार की प्रिजर्वेशन ही है जो लॉन्ग रन में उन फूड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो जनरल बात बता रहा था प्रिजर्वेशन को लेकर, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कैसे खूब क्वेश्चन आते हैं कि प्रिजर्वेशन किन तरीक़ों से, किसी भी चीज़ को कैसे किन तरीक़ों से प्रिजर्व किया जा सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, दो बड़ी चीज़ें कैसे हो सकती हैं बताइए। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, है ना, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहला चीज़ कि जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है उसको रोक के या कमज़ोर करके, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये जो एंजाइम्स की स्थिति है इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया जो भी हमारे फूड में डेवलपमेंट्स कंटिन्यूसली करते रहते हैं, उनकी स्पीड को अपने खास काम के लिए इन्हांस कर देना, या जब उन्हें बचाना हो तो उन्हें रोक देना, यही आपके फूड प्रिजर्वेशन में रोल होता है। अब क्वेश्चंस मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि जैसे आम पक रहा है ना। आम हम लोग तोड़ के लाते हैं तो आम को हम लोग ढक के रख देते हैं, बिकॉज उसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है। उस टेम्परेचर में वो पकना शुरू होता है। क्यों पकता है? बिकॉज उसके अंदर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको पकने में हेल्प करते हैं। आइडियली अगर आप कोई केमिकल बोलेंगे तो एसिटिलीन भी यूज़ करते हैं उसको हम पकाने के लिए। लेकिन कुछ समय अगर आप उसे ज़्यादा उसी कंडीशन में छोड़ दें तो वो सड़ जाते हैं, है ना। वहाँ क्या हो गया, वो चीज़ प्रिजर्व नहीं रह गई। उसको हमने एक रॉ फ्रेश फ्रूट लिया था, मैंगो, उसको हम लोगों ने पकाया, है ना, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीड एक्टिविटी को इंक्रीज़ करके। और जैसे ही हमने उनकी स्पीड को रोका नहीं, तब तक उन चीज़ों को और ख़राब कर दिया। तो एक पॉइंट के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रूट्स के, हमारे फूड की के उत्पत्ति उसके नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर वो एक्टिवेट लगातार रहते हैं तो वो स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, इसके खूब सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। गर्मियों में दूध अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो टेम्परेचर के साथ अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, लैक्टिक एसिड की जो स्मेल आने लगती है। अब आप कहोगे कि सर फिर इसको दूध को बचाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है इसमें। पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है? पास्चराइजेशन के खूब खूब क्वेश्चन आते हैं। पास्चराइजेशन किससे रिलेटेड है? दूध को प्रिजर्व करने के लिए। आप लोगों ने देखा ना, आपके घर में दूध आता होगा तो सबसे पहले उसे आप उबालते हैं। ये वही विधि है, ये वही विधि है। क्वेश्चन क्या आएगा, कितने टेम्परेचर पे दूध को उबाला जाए कि दूध में जो भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं और दूध कुछ समय के लिए प्रिजर्व रह सके। तो ये विधि सबसे पहली बात किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। ठीक, फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, कितने डिग्री पे आपको
अगर दूध को बॉईल किया जाए तो वो पाश्चराइजेशन के अनुसार वो सुरक्षित हो जाता है। 63 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को आपको याद रखना है। पाश्चराइजेशन से और क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ। या तो आप 63 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक आप इसको बॉईल करें, ठीक, या 73 डिग्री सेल्सियस तक 15-15 मिनट में आपको कई गैप लेने पड़ेंगे। तो आदर्श रूप से जो क्वेश्चन आता है वो इसका आता है, ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको खैर ज़्यादा मजा आएगा। पाश्चराइजेशन हो गया, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर टेम्परेचर हमने रेस करने से तो कई सारी एक्टिविटी बढ़ती है, तो इसकी क्लीनअप कैसे हो गया बैक्टीरिया का। जब आप कम समय में ज़्यादा टेम्परेचर रेस कर देते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरियाज नहीं बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी एक तरीका होता है, फ्रीज कर देना, ठंडा। जाते हैं बड़े बड़े शॉप पे या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ डीप फ्रीजर्स होते हैं प्रोडक्ट्स को रखने के लिए। बिल्कुल अकड़ा, सफल की मटर लेने जाओ बिल्कुल अकड़ी हुई रहेगी। क्यों? क्योंकि हम जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं तो भी एंजाइम्स की ग्रोथ जो है, जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो पहला तरीका हो गया पॉस्चराइजेशन, चीज़ों के प्रिजर्वेशन के लिए। दूसरा हो गया फ्रीजिंग कर देना चीज़ों की। क्या कर देना? फ्रीजिंग कर देना, फ्रीज कर देना, बिल्कुल। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। तीसरा तरीका होता है कैनिंग। कितने लोगों को पता है कैनिंग? कैनिंग का तो आप लोगों ने यही सुना होगा कि जो कैन में हम पी रहे हैं ना, ज़्यादातर जो आप लोग देखें ना, रेडीमेड फूड या रेडीमेड खाने के आइटम आपको कैंस में मिलेंगे, है ना। कई सारे बेवरेजेस, ड्रिंक्स भी आपको ये मिलती हैं। ये कैन क्या होता है? कैन भी 1870 के आसपास ये कैनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत हाई प्रेशर क्रिएट करके 121 डिग्री या उससे ऊपर के तापमान पर फूड को ट्रीट करके उसको प्रिजर्व रखने की कोशिश की जाती है। कैनिंग में 121 डिग्री और हाई प्रेशर को यूज़ करके फूड प्रिजर्वेशन के लिए कैनिंग का जो तकनीक है वो यूज़ की जाती है। ये हो गए। और कई सारे क्वेश्चन इसमें, अच्छे क्वेश्चन हैं। कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स का भी यूज़ होता है फूड को संरक्षित रखने में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे कि कौन सा तत्व किसके लिए यूज़ होता है। खूब आप लोगों ने सुना होगा। इवन गैसेस भी यूज़ होती हैं। आप लोगों ने चिप्स खाए हैं, ये लेज़ के सब या कुरकुरे के जो भी इसमें होते हैं, इसमें बिल्कुल ये हवा भरी होती है। लोग बोलते हैं वजन के लिए हवा भरी हुई है, जैसे फाड़ते हवा निकल जाती है। और हम फिर क्रंची जो होते हैं चिप्स कुरकुरे जो भी हम खाते हैं, वो एक्चुअली हवा क्या होती है? वो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो कि मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, मॉइस्चर पैदा नहीं होने देता है। पता है आपको, हमारे जो संविधान की ओरिजिनल जो किताब रखी हुई है ना, वो भी नाइट्रोजन में ही संरक्षित रखी गई है। जैसे ही अब आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, जब बात आ गई मॉइस्चर की, तो जैसे ही वाटर कंटेंट है, जहाँ भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे एंजाइम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी तुरंत बढ़ जाती है ना। और इस वजह से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं तो ये मॉइस्चर को एकदम से रिड्यूस करके रखता है, ख़त्म करके रखता है, ठीक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स की बात कर रहे हैं जो कि खाद्य पदार्थों में मिला के रखे जाते हैं ताकि ताकि खाद्य पदार्थों की लाइफ बढ़ सके। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, जैम्स, सॉस या पिकल्स, अचार में जैम, सॉस, पिकल्स, हाँ अचार इसका बोलते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिक एसिड यूज़ करते हैं, है ना, कंपाउंड यूज़ करते हैं। क्या है वो? बताइए, अगर किसी को पता हो तो। सोडियम तो पता ही, ऑफ कोर्स सोडियम पता होगा, सोडियम थायोसल्फेट। हाँ जी जी, सोडियम थायोसल्फेट भी और सोडियम मेटा बाइसल्फेट भी। इन तीन चीज़ों में तो खास तौर से इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होता है। जैम के प्रिजर्वेशन में, सॉस के प्रिजर्वेशन में और पिकल्स में। आप लोगों ने देखा होगा उसकी प्लेटिंग, ध्यान, जो नंबरिंग होती है, जो भी पेपर चिपका हुआ होता है इन बॉटल्स के ऊपर, उस पर लिखा होता है ना प्रिजर्वेटिव, तो उनको कोड में लिखा हुआ होता है E2 211, यही कोड होते हैं इनको। तो ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनको कोड से बुलाया जाता है, ठीक है। इसी के तहत एक बहुत ही फेमस प्रिजर्वेटिव है बेंजोइक एसिड।
ये है शायद बेंजोइक एसिड, पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा पूरी तरह से, ऊपर मैंने फिनॉल बना दिया था। बेंजोइक एसिड एक बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिजर्वेटिव है और इसका एक सॉल्ट होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड फैमिली का ही जो सॉल्ट है उसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। और ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों में आपको बेंजोइक सोडियम बेंजोएट मिलता है। अब मैं इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो आपको प्रिजर्व करना है। सबसे ज़्यादा जो सोडियम बेंजोएट का यूज़ किस में होता है? जितनी आप ये कोला ड्रिंक्स पीते हैं ना, जितने आप ये कैंड वाटर कैंड आपके विवरेजेस ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे रेड बुल पिए, चाहे जो भी इस तरह की ड्रिंक ले रहे हैं, उसमें आपको सोडियम बेंजोएट मिलेगा। जो ये रियल के जो ये जूसेस होते हैं खासतौर से ना, इन सब में आपको सोडियम बेंजोएट मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, जो फिश वगैरह जो मीट होता है, फ्लैश होता है, इसको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिक एसिड यूज़ किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड फ्लैश, मीट, फिश, इनको प्रिजर्व करने के लिए मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इसको, है ना, चिकित्सा क्षेत्र में भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑफ कोर्स मॉर्चरी वगैरह में भी यूज़ होता होगा। क्लियर हो गया? फूड प्रिजर्वेशन का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। और कई सारे जनरली फिजिकल भी हम देखते होंगे, जैसे आप लोगों ने कभी आम पापड़ खाया है, आम को लेकर सुखा दिया, तो कई सारे हैं जो जनरली आपको आने चाहिए, जैसे हीटिंग कर देना, जैसे पास्चराइजेशन, उससे भी फूड प्रिजर्वेशन होता है। इसके साथ साथ ड्राइंग करना, सुखाना किसी चीज़ को, आप किसी प्रोडक्ट कई सारे ऐसे फल होते हैं जिनको हम सुखा के कई दिनों तक यूज़ करते हैं, जैसे आम है ना, आम को काट के हम सुखा देते हैं, या अचार हम लोगों ने पिकल्स बना लिए, या इसके अलावा जैसे आम पापड़ का एग्जांपल दे दिया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सुखा देते हैं तो भी वो लंबे समय तक चल जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। क्यों? बिकॉज उसमें से मॉइस्चर कंटेंट जो है वो निकल जाता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हम और देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्टरेट और सोडियम एसीटेट। तो आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वैक्स इमल्शन इज यूज्ड फॉर। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे फ्रूट्स और ना वेजिटेबल्स के ऊपर ना वो मोमबत्ती की लेयर पूरी मतलब मोम की पूरी लेयर बना के रखते हैं। ऐसा क्यों करने के लिए? ताकि उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए, सिंपल, ताकि उसकी लाइफ थोड़ी सी एनहांस एक्सटेंड हो सके, वैक्स लगा देते हैं। ठीक है, वो हानिकारक वैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बेंजोइक एसिड के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। रेफ्रिजरेशन क्यों हेल्प करता है खाने को बचाने में? रेफ्रिजरेटर में खाना रखने से ऐसा क्या हो जाता है कि आपका खाना काफ़ी लंबे समय तक चल लेता है? ऑप्शन है किलिंग द जर्म्स, वो जर्म्स किल करता है। ऑप्शन बी है रिड्यूस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो भी जैविक चीज़ों में, ऑर्गेनिक चीज़ों में जो भी रिएक्शन होती है वो बायोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। आंसर यही होगा। तो रिड्यूस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही हो, एंजाइम का रोल हो, किसी भी चीज़ का रोल हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन मिक्स आने लगे, जो प्योर प्रिजर्वेशन वाले क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं, है ना। अब मैं इसके अलावा और भी क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ, इसके अलावा फूड से ही रिलेटेड और क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्रेड, द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट, गेहूं में ऐसा क्या होता है, गेहूं में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उससे ब्रेड बनाया जा सकता है, रोटियां बनाई जा सकती हैं? ऑप्शन आपके आगे मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी है लाइसिन, ऑप्शन सी है ग्लाइसिन, या ऑप्शन डी है ग्लूटिन। बहुत इजी है, ग्लूटिन। ग्लूटिन एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से गेहूं से ब्रेड बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी वजह से इलास्टिसिटी मिलती है, और एक ग्लूटिन ना बहुत फायदेमंद वैसे होता नहीं हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोटीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? काला चना, मटर, सोयाबीन, मूंगफली। आंसर होगा सोयाबीन। जब भी ऑप्शन में सोयाबीन आ जाए तो सोयाबीन रहेगा प्रोटीन के लिए, सोयाबीन नहीं है और चना लिखा हुआ तो चना रहेगा, काला चना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन
इनमें से रिचेस्ट सोर्स क्या है प्रोटीन का? चावल, सेब, मूंगफली, नन ऑफ दीज। आंसर होगा मूंगफली, मूंगफली। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्पेयर सही नहीं है? विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी से मसूड़ों से खून आते हैं, विटामिन ए से अर्थराइटिस होता है, विटामिन बी से बेरी होता है। तो विटामिन ए से अर्थराइटिस नहीं होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, खासतौर से यूरिक एसिड के बढ़ने से भी हो जाता है। जो ऑटो इम्यून होती है वो उसको रेमिनेंट अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसे आप गठिया के नाम से भी जानते होंगे। तो ये विटामिन ए वाला गलत था, बाकी सारे सही थे। लिखते जरूर रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा इनमें से कौन है जिसमें प्रोटीन और फैट खूब होते हैं? ए है कोकोनट, बी है मूंगफली, सी है सोयाबीन और डी है सनफ्लावर। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है, चीज़ है ना, ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि जिनमें प्रोटीन और फैट दोनों होती है? कोकोनट में, ग्राउंडनट में। ग्राउंडनट को आप मूंगफली को कभी घिसा है? कागज़ चिकना हो जाता है। कागज़ चिकना होने का मतलब क्या है? उसमें फैट भी है और प्रोटीन तो उसमें है ही। तो मूंगफली में फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति को, मजदूर को मतलब, एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? 4000 किलो कैलोरी, एटलीस्ट 3000 से ऊपर। नॉर्मल काम करने वाले व्यक्ति को कितना लेना चाहिए? 2400 किलो कैलोरी। महिला को 2100 किलो कैलोरी। ये फिगर याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है। एक गिलास आप पानी पीते हैं तो कितनी कैलोरी मिलती है? ये क्वेश्चन आएगा। 0 कैलोरी। पानी में कैलोरी नहीं होती है, विटामिन में कैलोरी नहीं होती है, मिनरल में कैलोरी नहीं होती है, फाइबर में कैलोरी नहीं होती है। कैलोरी सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व है जो आपकी बॉडी में एसिडिटी और एल्कलिनिटी बना के रखता है? मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों बना के रखता है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फास्फोरस? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं लंबे समय तक तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी नीड होती है? कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो दूध का मीठापन है वो किसकी वजह से है? ऑफ कोर्स लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। काव का जो गाय का दूध होता है उसमें जो पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है? गाय के दूध में एक तत्व होता है कैसीन, इसकी वजह से गाय के दूध में पीलापन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दूध से हमको प्रोटीन मिलता है वो हमारे शरीर में उसका संश्लेषण किस एंजाइम के द्वारा होता है? देखो प्रोटीन का संश्लेषण एंजाइम करता है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो एंजाइम करता है। तो वो कौन सा एंजाइम है जो मिल्क से मिलने वाले प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है? ऑप्शन आपके आगे हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरिप्सिन। तो आंसर है पेप्सिन, हाँ जी, सॉरी रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन लगभग करा दिए मैंने। हाँ, किसी को कुपोषण कैसे हो सकता है? ऑप्शन ए ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण देने से। ऑप्शन बी अंडर न्यूट्रिशन, कम पोषण देने से। ऑप्शन बी इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, अपर्याप्त मतलब कि इम्बैलेंस मतलब बोलेंगे बराबर नहीं, असंतुलित पोषण, है ना। इनमें से कौन सा बेस्ट है? ए, बी, सी, डी। देखिए ओवर न्यूट्रिशन होने से कुपोषण हो सकता है, बिकॉज उससे रिलेटेड कुछ और डिजीज हो सकती हैं, है ना। जैसे ओबेसिटी भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुपोषण के रूप में माना जाएगा उसको भी। तो तीनों ये कंडीशन ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिशन भी, कम न्यूट्रिशन भी और असंतुलित न्यूट्रिशन, तीनों अगर मिलते हैं ना तो तीनों अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इन तीनों का हमें ध्यान देना होगा, तीनों सिचुएशन अच्छे नहीं है, तो आदर्श रूप से बैलेंस न्यूट्रिशन ही ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।